हेलो मेरे प्यारे दोस्त, कैसे हो आप लोग। तो आपका स्वागत है देव फिजिक्स वाला क्लास में। तो हम आपके साथ फिर से जुड़ चुके हैं क्लास 9 का साइंस लेकर, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं जीवन की मौलिक इकाई यूनिट 5, जिसमें हम लोग सेल के बारे में पढ़ रहे थे। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि कोशिका के अंदर जल कैसे इंटर करता है या कोशिका के बाहर जल कैसे आता है। इसका 3 विधि पढ़े थे। अल्प परासरणी विधि, सम परासरण और अति परासरण। अल्प परासरण, सम परासरण और अति परासरण। और ये भी हमने देखा था कि प्लाज्मा जो झिल्ली होता है वो किसका बना होता है, किसका बना होता है, लिपिड और प्रोटीन का। मैंने ये भी बताया था कि जो प्लाज्मा झिल्ली जो होता है वो एक्चुअल में लचीला होता है। ठीक है, प्लाज्मा जो झिल्ली होता है, कोशिका के बाहर जो जीव और पादप के कोशिका के बाहर जो प्लाज्मा झिल्ली होता है वो बहुत ही ज्यादा लचीला होता है। लचीला होने से क्या होता है सर? तो लचीला होने से क्या होता है कि जो कोशिका है, जैसे एक कोशिकीय जीव है, जैसे अमीबा एक कोशिकीय जीव है ना, तो वो इजीली जो है बाहर से भोजन को ग्रहण कर पाता है, या और भी कोई भी जो जरूरी चीज है यदि कोशिका को बाहर से लेना है तो वो इजीली ऑब्जर्व कर पाता है। क्यों सर? प्लाज्मा के लचीला होने के कारण। प्लाज्मा के लचीला होने के कारण जो एक कोशिकीय जीव है इजीली बाहर से भोजन ग्रहण करते हैं और अपने अंदर से क्या करते हैं, उत्सर्जन भी करते हैं। इस विधि को क्या बोलते हैं? एंड्रोसाइटोसिस। एंड्रोसाइटोसिस मैं कल ये बताया था, मैं ये भी बताया था कि कल फिर से बता दूंगा। यह एक क्या है? यह एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, कोशिका के लचीला होने के कारण आसानी से आपका जो है क्या होता है, लचीला होने के कारण आसानी से कोशिका के अंदर से क्या होता है, उत्सर्जित पदार्थ बाहर आ पाते हैं और बाहर से जो कोशिका के लिए जो जरूरी खाद्य पदार्थ है, भोजन है, वो इजीली बाहर से कोशिका के अंदर इंटर कर पाता है। अच्छा, ये गलती लिख दिया हूं, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस अब सही है? ठीक है, चलिए। एंडोसाइटोसिस इस विधि को क्या बोलते हैं? ये किसमें होता है? पूछ दे क्वेश्चन, एंडोसाइटोसिस किसमें होता है? तो भैया ये तो एक कोशिकीय जीव में होता है। किसमें होता है? एक कोशिकीय जीव में होता है। यदि पूछ दे आपसे कि बताओ कि जो कोशिका के अंदर या एक कोशिकीय जीव के अंदर जो जल का ग्रहण होता है या जल बाहर निकलता है, किस विधि द्वारा निकलता है? तो सर परासरण विधि द्वारा। ये सारा चीज तो मैं कल बता चुका हूं। इसके आगे क्वेश्चन है कि CO2 तथा पानी जैसे पदार्थ कोशिका से कैसे अंदर और बाहर जाते हैं? CO2 और पानी, तो CO2 किसके द्वारा जाता है? विसरण विधि द्वारा, मैं बता चुका हूं। और पानी कैसे जाता है? परासरण विधि द्वारा। ठीक है, ये सब एक्सप्लेन मैं कर दिया हूं। ठीक है, अब आज हम लोग एक स्पेशल चीज क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, कोशिका भित्ति। क्या करेंगे? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जैसे जैसे आपके एनसीईआरटी में टॉपिक दिया है वैसे ही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, कोई भी एक्स्ट्रा चीज मैं नहीं बता रहा हूं। इसके लिए एकदम निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, अब ये कोशिका भित्ति क्या होता है? क्या होता है ये कोशिका भित्ति? तो जो भी जैसे पेड़ पौधे हैं, बैक्टीरिया है, कवक है, इनके बाहर एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर पाया जाता है। जैसे पेड़ पौधा है उसका जो कोशिका होगा ना, जैसे बैक्टीरिया है उसका कोशिका होगा ना, कवक है उसका कोशिका होगा ना,
उसके चारों तरफ एक स्ट्रॉन्ग संरचना पाया जाता है जो कोशिका की रक्षा करता है, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, उसी को कोशिका भित्ति बोलते हैं। ये पादप में सेलुलोज से बना होता है, सेलुलोज। जैसे सेलुलोज जानते हो किसमें होता है? घास और जैसे जो पेड़ पौधा जो भी है ना, उसमें सबसे ज्यादा सेलुलोज होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें कोशिका भित्ति पाया जाता है, और कोशिका भित्ति किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। ठीक है, बैक्टीरिया में भी कोशिका भित्ति होता है, लेकिन उसके कोशिका भित्ति काइटिन का बना होता है, काइटिन का। समझे? बैक्टीरिया में ये कोशिका भित्ति किसमें किसमें पाए जाते हैं? पादप में, बैक्टीरिया में, या जीवाणु लिखो, कवक लिखो, ये सब में कोशिका भित्ति पाया जाता है। पादप में जो कोशिका भित्ति पाया जाता है वो किसका बना होता है? वो सेलुलोज का बना होता है, सेलुलोज का। और जीवाणु में किसका बना होता है? जीवाणु में आपका काइटिन का बना होता है। इसी कोशिका भित्ति का हम लोग आज क्लास में क्या करेंगे? पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो कोशिका भित्ति क्या होता है भैया? ठीक है, चलो वीडियो अच्छे से बन रहा है हमारे। ठीक है, ये क्या होता है? ये क्या होता है? ये कोशिका, जो भी पेड़ पौधे हैं या आपके जीवाणु है या कवक है, उसकी जो कोशिका है, उसकी जो कोशिका है, उसका सबसे बाहरी परत होता है कोशिका भित्ति। ठीक है, ये क्या करता है? ये संरचनात्मक दृढ़ता देता है, मजबूती देता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। किसको? पेड़ पौधा को स्ट्रॉन्ग बनाता है, क्योंकि पेड़ पौधा। हेलो गाइस, तो हमारा वीडियो रुक गया था, तो चलिए इसके आगे बढ़ाते हैं। तो हम क्या बता रहे थे? कोशिका भित्ति जो है ये क्या करता है? ये संरचनात्मक मजबूती देता है पेड़ पौधा को। ये क्या करता है? संरचनात्मक दृढ़ता देता है कोशिका और उसके पेड़ पौधा और उसकी कोशिका को। पेड़ पौधा और उसके कोशिका। ठीक है, जैसे पेड़ पौधा में जो उसके कोशिका है उसको भी मजबूती देगा, उसके बाहर तरफ एकदम कवर बना के एकदम बना के रखा है, कवच बना के रखा है। और पूरा जो पेड़ है वो तो सेल से ही बना है, हर एक सेल के चारों तरफ कोशिका भित्ति, तो ओवरऑल पूरा पेड़ को क्या देगा? स्ट्रॉन्ग बनाएगा कि नहीं? मजबूती देगा कि नहीं? तो ये कोशिका भित्ति क्या करता है? ये पेड़ पौधे को क्या देता है? संरचनात्मक दृढ़ता देता है, मजबूती देता है। कोशिका भित्ति समझ में आया? कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है? तो पेड़ पौधा की कोशिका, बैक्टीरिया और कवक। ठीक है, बैक्टीरिया में, पादप में ये किससे बना होता है? पादप में सेलुलोज से, सेल्यूलोज से। ठीक है, जीवाणु में काइटिन, जीवाणु में काइटिन से बना होता है। कवक में भी सेलुलोज का ही बना होता है। जीवाणु में एक काइटिन का बना होता है और पादप में सेलुलोज का, कवक में भी सेलुलोज का ही बना होता है। समझ में आया? कौन सर? ये कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। समझ में आया? कोशिका भित्ति, मजा आया? चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या। अच्छा, ये कोशिका भित्ति जीव में नहीं पाया जाता है, एनिमल में नहीं पाया जाता है। ठीक है, एनिमल में ये कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। अब बात करते हैं केंद्रक। किसका बात करते हैं सर? केंद्रक, नाभिक। ठीक है, जैसे सेल है ना, सेल कोशिका, उसमें भी एक केंद्रक होता है। वही जो केंद्रक है, सेंटर, ठीक है, वही जो केंद्रक है वो पूरे
सेल को कंट्रोल करता है, किसको क्या करना है, किसको कहां जाना है, किसको क्या भेजना है, सब पर कंट्रोल किसका होता है, केंद्रक का होता है। समझे? जितना भी अंदर क्रियात्मक कार्य, मतलब अंदर कोशिका के अंदर कार्य हो रहा है, ठीक है, या बाह्य पर्यावरण से जो कोशिका कार्य कर रहा है, सब पे कंट्रोल कौन रखता है, ये केंद्रक रखता है। कोशिका के अंदर जितने भी कोशिकांग है वो जो अपना कार्य कर रहे हैं, या जो कोशिका है बाह्य पर्यावरण से जो कार्य कर रहा है, सब पर जो कंट्रोल रखने वाला है ये केंद्रक होता है। जैसे मान लो ये एकदम राजा है, राजा, सब चीज हमको पता रहना चाहिए, ये होता है केंद्रक। ठीक है? तो आपको याद है कि एक बार मैं बताया था कि प्याज लीजिए, अब प्याज का एकदम नीचे वाला पतला पॉलीथीन टाइप का एकदम एगो उसका सतह होगा, उसको धीरे से उखाड़िए और उसको रख दीजिए, मुड़ाए उमड़ाए नहीं, ऐसे ही एक एक क्या कांच के एथी पे रख दीजिए, ठीक है, और उसको सूक्ष्मदर्शी से देखिएगा, माइक्रोस्कोप से, तो उसमें बताए थे कि छोटा छोटा क्या दिखेगा, बॉक्स टाइप का दिखेगा, और उसी को सेल बताए थे, कॉर्क, याद है? ठीक है, तो उसको क्या करिए, उसको निकाल कर रखिए, ठीक है, और उस पे आयोडीन, आयोडीन सुने, आयोडीन एक मिलता है ऐसे ड्रॉप के रूप में, आयोडीन, ठीक है, आयोडीन लीजिए, ठीक है, या मिथाइल ब्लू एक आता है, केमिकल आता है, उसको डालिए, उसके डालिएगा ना तो आप देखिएगा कि हर एक जगह का कलर कुछ अलग अलग आ रहा है, कहीं पे कुछ कलर और आ रहा है, कि कहीं पे कुछ कलर अलग आ रहा है, कहीं पे कुछ कलर अलग आ रहा है। मतलब हम क्या बता रहे हैं, समझिए कि जैसे आप एक प्याज लीजिए, उसके अंदर वाला, जैसे प्याज का एक उखाड़िए, एक कवच को उखाड़िए, और उसके पीछे वाला कवच को उखाड़ लिए, हाँ सर उखाड़ लिए, उसके अंदर वाला एक उजला टाइप का पॉलीथीन टाइप का जो पार्ट होगा उसको धीरे से उखाड़िए, और उसको एक मतलब एक किसके कांच के स्लैब पे उसको उसको क्या कर दे, पसार दीजिए, ऐसे पसार दीजिए, बढ़िया से पसार दिए सर। अब क्या करिए, उसमें आयोडीन का बूंद डालिए, आयोडीन का, या मिथाइल ब्लू एक केमिकल आता है, उसको डालिएगा ना तो देखिएगा कि हर जगह का कलर कुछ अलग अलग दिख रहा है। ठीक है, तो कलर अलग अलग दिखेगा, वो इसलिए दिखेगा कि जैसे देखो कोशिका है तो उसमें हर जगह तो एक ही जैसा चीज नहीं ना है, कहीं माइक्रोकॉन्ड्रिया है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो गोल्जी बॉडी है, कहीं कुछ है, तो सबका रासायनिक संघटक अलग अलग होता है, इसीलिए कलर अलग अलग दिखेगा। ठीक है, लेकिन एक जगह आपको दिखेगा क्या कि एक बूंद, एक गोल माने पॉइंट जैसा दिखेगा, पॉइंट जैसा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, उसमें पॉइंट सूक्ष्मदर्शी से आपको देखना है ऐसे, ठीक है, एक पॉइंट जैसा दिखेगा, जिसको केंद्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्रक। आप ऐसे भी कर सकते हो, कैसे सर? तो एक स्लैब लीजिए, उसमें कुछ पानी के बूंद लीजिए, ठीक है, ले लिए सर। अब ये जो अपने गाल होता है ना, ये पीछे वाला, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे ऐसी करिएगा, तो उस पे मतलब चम्मच से नहीं, जैसे लकड़ी वाला चम्मच से इसको ऐसे करिएगा ना, तो उस पे कुछ क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, अब उसको क्या करिए, पी लोन से उसमें रख दीजिए, जो पानी थोड़ा सा लिए हो स्लैब पे उस पर रख दीजिए, और उसको फैला दीजिए, फैला के और उसमें मिथाइल ब्लू को डालिए। ठीक है, आप फिर से वो चीज ऑब्जर्व करिएगा, अलग अलग कलर, और एक जगह देखिएगा उसमें तो एक छोटा सा एक पॉइंट जैसा दिखेगा। ठीक है, वही होता है आपका क्या, वही होता है आपका केंद्रक। और उस केंद्रक के चारों तरफ क्या होता है, झिल्ली के दो परत होते हैं। उस केंद्रक के चारों तरफ क्या होते हैं, झिल्ली के दो परत होते हैं। ठीक है, केंद्रक के चारों तरफ झिल्ली के दो परत होंगे, और उसमें आपको ध्यान से देखिएगा तो उसमें छिद्र भी दिखेगा, उस झिल्ली में छिद्र छोटा छोटा दिखेगा। उसी छिद्र के द्वारा क्या होता है, जो कोशिका द्रव्य होता है वो अंदर बाहर क्या करता है, जो केंद्रक के अंदर और बाहर क्या करता है, मूवमेंट करता है, उसी छिद्र के द्वारा।
ठीक है। तो कोशिका के बाहर दो झिल्ली परत होता है, ठीक है, और उसी के द्वारा क्या होता है, उस झिल्ली जैसे केंद्रक हो गया ना, उसके आसपास क्या होगा, उसके पास केंद्रक द्रव्य होगा और उसके बाहर क्या होगा, जीव द्रव्य होता है, क्या होता है, कोशिका द्रव्य होता है। तो मतलब आवागमन जो होता है कोशिका के अंदर बाहर उसी झिल्ली के द्वारा होता है, जो कोशिका केंद्रक के दोनों ओर होते हैं, ठीक है, उसी को केंद्रक कहते हैं, ठीक है। और केंद्रक क्या करता है, पूरे चीज को कंट्रोल करता है, ठीक है। चलिए वीडियो बन रहा है, तो आगे देखते हैं एक चीज कि ठीक है, ये बात समझ में आ गया। जैसे आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे मान लीजिए कि हमने ऐसा एक कोशिका देखा, ठीक है, इसमें एक केंद्रक देखा, ठीक है, केंद्रक के क्या होगा, दो परत जो होता है, क्या होता है, दो परत एक झिल्ली टाइप का होता है, और इसी झिल्ली में छेद छेद आपको दिखेगा, कैसा दिखेगा सर, छेद छेद दिखेगा। इसी छेद के द्वारा क्या होता है, जो कोशिका द्रव्य है, ठीक है, कोशिका द्रव्य है वो अंदर बाहर ये क्या करता है, मूवमेंट करता है इसी छिद्र के द्वारा, समझे, इसी छिद्र के द्वारा क्या करता है, मूवमेंट करता है, ठीक है। ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कोशिका द्रव्य के बारे में, लेकिन सबसे पहले अभी केंद्रक के बारे में ही देखते हैं कि केंद्रक में एक क्रोमोजोम भी होता है, क्रोमोजोम, केंद्रक के अंदर क्या होता है, क्रोमोजोम, ठीक है, केंद्रक के अंदर क्या होता है सर, क्रोमोजोम होता है। और ये जो क्रोमोजोम होता है ना, जब कोशिका विभाजित होने लगता है, जैसे एक कोशिका विभाजित होता है ना, तो दो गो संतति डॉटर सेल बनता है, डॉटर सेल, एक कोशिका विभाजित होकर दो डॉटर सेल बनता है। तो जब ये कोशिका विभाजित होती है, मैं शॉर्ट के रूप में अपने चैनल पे डाला हूं कैसे कोशिका का विभाजन होता है, आप जरूर देखिएगा, ठीक है। तो जैसे केंद्रक जो होता है, केंद्रक में क्रोमोजोम होता है, क्रोमोजोम, ठीक है, ये क्रोमोजोम क्या होता है, जब कोशिका विभाजित होता है ना, तो एकदम रडाकार रड बन जाता है, एकदम ऐसे ऐसा बन जाता है, ऐसे रड, ठीक है, ठीक है, ये रड जैसा बन जाता है। इसी क्रोमोजोम में क्या होता है, अनुवांशिक गुण जो होते हैं वो इसी के अंदर रहते हैं। इसी क्रोमोजोम में क्या होता है, अनुवांशिक गुण जो होता है उपस्थित होते हैं। इसी क्रोमोजोम में क्या होता है, अनुवांशिक गुण क्या होता है, उपस्थित होता है, ठीक है। जैसे मान लो कि कोशिका विभाजन हो रहा है, ठीक है, तो जैसे मान लो कि संतति या मान लो कि डॉटर सेल बन रहा है, तो इसी क्रोमोजोम से अनुवांशिक गुण क्या होता है, ट्रांसफर होता है, क्या होता है, अनुवांशिक गुण जो होता है वो ट्रांसफर होता है, ठीक है, जो नया डॉटर सेल बना उसमें क्या होता है, ट्रांसफर होता है, समझे, इसी क्रोमोजोम से, समझ रहे हो, समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, वीडियो अच्छे से बन रहा है, तो समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यही क्रोमोजोम में क्या होता है, अनुवांशिक गुण क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं कि माता पिता से, ठीक है, जैसे देखो जैसे केंद्रक है, केंद्रक में क्या होता है, क्रोमोजोम होता है, और क्रोमोजोम में क्या होता है, अनुवांशिक गुण क्या होता है, उपस्थित होते हैं, ठीक है, अनुवांशिक गुण उपस्थित होते हैं। अब क्या होते हैं, ये माता पिता से, ठीक है, अब क्रोमोजोम में ही एक डीएनए भी होता है, क्रोमोजोम में भी क्या होता है, एक डीएनए अणु भी होता है, डीएनए मॉलिक्यूल भी होता है, जो क्या होता है, माता पिता से संतति में, माने डॉटर में, मतलब क्या होता है कि जैसे माता और पिता है, उससे क्या होगा, जो बच्चा हुआ उसमें ट्रांसफर होता है। फिर से एक बार क्लियर समझिएगा, फिर से एक बार क्लियर समझिएगा, ये जो केंद्रक होता है, केंद्रक में क्या होता है,
क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम होता है कि नहीं? हाँ होता है सर। ये क्या करता है? ये अनुवांशिक गुण, अनुवांशिक गुण को क्या करता है? कैरी करता है। जैसे पिता का क्रोमोसोम है तो उसमें पिता का अनुवांशिक गुण होगा, माता का है तो माता का अनुवांशिक गुण है। अब जब जो नया संतति बनेगा, नया कोई भी बच्चा बनेगा, ठीक है, उसमें क्या होता है? माता पिता से, ठीक है, माता पिता से ये, इसी में क्या होता है? इसी का होता है डीएनए, इसी में क्या होता है? डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं। ये जो क्रोमोसोम होता है ना, डीएनए मॉलिक्यूल और प्रोटीन से बना होता है। किससे बना होता है? डीएनए मॉलिक्यूल और प्रोटीन से बना होता है। तो जब माता पिता के, ठीक है, क्या होता है कि माता पिता के अनुवांशिक गुण, यही जो डीएनए मॉलिक्यूल के रूप में बच्चा में जो होता है ट्रांसफर होता है। समझना, ठीक है। माता पिता का अनुवांशिक जो गुण होता है डीएनए मॉलिक्यूल के रूप में बच्चों में क्या होता है? ट्रांसफर होता है। जैसे नहीं होता है कि बच्चा काला हो गया, किस पे गया है? तो पापा पे गया है या मम्मी पे गया है। या बच्चा लंबा हो गया तो किस पे गया है? मम्मी पे गया है या पापा पे गया है। होता है ना? तो जैसे पापा मान लो लंबे है तो बेटा भी लंबा हो गया। तो मतलब क्या हुआ कि बाप का डीएनए, ठीक है, बाप का डीएनए ट्रांसफर हुआ है उस बच्चा में, ठीक है, उसका बाप का जो अनुवांशिक गुण है लंबा होने का, वो ट्रांसफर हुआ है बच्चा में, जिसके कारण वो लंबा हुआ है। यदि काला है माता पिता तो बच्चा भी काला होता है। कैसे? क्योंकि उनका डीएनए ट्रांसफर होता है, उनका अनुवांशिक गुण ट्रांसफर होता है बच्चे में, जिसके कारण वो प्रॉपर्टी उनमें दिखता है। ठीक है, जो मतलब काला वाला प्रॉपर्टी, काला वाला डीएनए, काला वाला डीएनए यदि बच्चा में ट्रांसफर होगा तो बच्चा काला होगा। यदि लंबा वाला डीएनए बच्चा में ट्रांसफर होगा तो लंबा होगा। ठीक है, और ये डीएनए कहां पाया जाता है? क्रोमोसोम में। ये डीएनए कहां पाया जाता है? क्रोमोसोम में। अब क्रोमोसोम कहां रहता है? केंद्रक में। क्रोमोसोम कहां रहता है? केंद्रक में। समझे? तो हर एक कोशिका में क्या होता है? केंद्रक होता है। जीव के हर एक कोशिका में तो केंद्रक होता है ना, और वो कोशिका में क्रोमोसोम होता है। तो क्रोमोसोम हुआ तो क्रोमोसोम में डीएनए मॉलिक्यूल हुआ। ठीक है, तो जैसे ही नया संतति बना तो क्या हुआ? क्रोमोसोम विभाजित हुआ। ठीक है, क्रोमोसोम विभाजित हुआ और नया कोशिका बना। ठीक है, तो उसका प्रॉपर्टी उसमें दिखेगा, दिखेगा कि नहीं? उसका प्रॉपर्टी उसमें दिखेगा, ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, ट्रांसफर हो जाता है ये डीएनए मॉलिक्यूल के रूप में, डीएनए मॉलिक्यूल के रूप में। ठीक है, तो केंद्रक में क्या होता है? क्रोमोसोम होता है। यदि जब ये विभाजित होने वाला होता है ना, कोशिका विभाजन होने वाला रहता है ना, तो ये क्रोमोसोम रॉड जैसा बन जाता है। ठीक है, यदि विभाजित नहीं हो रहा है तो ये जो डीएनए है, ठीक है, ये जो डीएनए है, एक बीच और ध्यान रखना कि क्रोमोसोम डीएनए मॉलिक्यूल और प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? डीएनए मॉलिक्यूल और प्रोटीन से बने होते हैं। इस डीएनए मॉलिक्यूल में जीन होता है, जीन, जीन होता है, जीन होता है। ठीक है, इसी डीएनए मॉलिक्यूल में जीन होता है। ठीक है, यही जीन क्या करता है? मतलब हर एक चीज का कैरेक्टरिस्टिक रखता है, लंबा होने वाला, पतला होने वाला, ये होने वाला, वो सब यही रखता है। ठीक है, सारा अनुवांशिकी इसी पे डिपेंड करता है, इस जीन पे। ठीक है, इस जीन पे। किसमें होता है? डीएनए में। डीएनए किसमें होता है? क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम किसमें होता है? केंद्रक में। समझे?
तो वही माता पिता से डीएनए मॉलिक्यूल बच्चा में ट्रांसफर होता है, जिसके कारण माता पिता का जो प्रॉपर्टी होता है वो बच्चा में दिखता है। ठीक है। और ये जब केंद्रक जो कोशिका विभाजन होता है उस समय क्रोमोसोम जो होता है वो रॉड जैसा बन जाता है। और जब कोशिका विभाजन नहीं होता है ना, जब कोशिका विभाजन नहीं होना रहता है, जब कोशिका विभाजन नहीं होना रहता है, जब कोशिका विभाजन नहीं होना रहता है तब क्या होता है, तब इसमें पाया जाने वाला डीएनए जो होता है क्रोमैटिन पदार्थ के रूप में प्रेजेंट करता है। ठीक है। जब डीएनए, जब ये इसमें क्या होता है सुनिएगा ना, जब कोशिका विभाजन नहीं होता है तब ये जो डीएनए है क्रोमैटिन पदार्थ के रूप में उपस्थित रहता है इस क्रोमोसोम में। ठीक है। जब कोशिका विभाजन नहीं होता है तो ये जो डीएनए है ये क्रोमैटिन पदार्थ के रूप में क्या रहता है, उपस्थित रहता है। ये एग्जाम में पूछता है कि जब कोशिका विभाजन नहीं होता है तो डीएनए किस फॉर्म में रहता है, तो क्रोमैटिन पदार्थ के रूप में उपस्थित होता है, जो एक मतलब एकदम जैसे कैसे बताएं इसको, एकदम जैसे रेशा के रूप में प्रेजेंट रहता है, रेशा के रूप में बहुत सारे रेशा के रूप में। और जैसे ही कोशिका विभाजन होने वाला रहता है तो सारा रेशा इकट्ठा होके एकदम रॉड जैसा बन जाएगा, सारा पूरा फैला हुआ है क्रोमैटिन पदार्थ। ठीक है। और जैसे ही विभाजन होने वाला रहेगा सब एकदम ऐसे होके और क्या हो जाएगा, रॉड जैसा बन जाता है। समझ रहे हो। तो ये चीज होता है, कोशिका विभाजन इस तरह से होता है। मैंने एक वीडियो डाला भी है, आप शॉर्ट्स है उसको जरूर देखिएगा। ठीक है। आपको और भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पिक्चर देखने से ज्यादा समझ में आता है। ठीक है। अब यहाँ पे तो मैं पिक्चर बना के नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन आपको समझाने का मैं भरसक कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में बातें आए। ठीक है। तो एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं कि केंद्रक में क्रोमोसोम होता है। ठीक है। और क्रोमोसोम में क्या होता है, डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं। यही डीएनए मॉलिक्यूल क्या होते हैं, माता पिता से बच्चों में ट्रांसफर होते हैं। समझे। और इन्हीं के ट्रांसफर होने से क्या होता है कि माता पिता का जो अनुवांशिक गुण होता है वो बच्चों में ट्रांसफर होता है। समझ रहे हो। इन्हीं डीएनए मॉलिक्यूल के ट्रांसफर होने से माता पिता का अनुवांशिक गुण बच्चों में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। समझ रहे हो। अनुवांशिक गुण क्या होता है, बच्चों में ट्रांसफर होता है। और ये क्रोमोसोम किसके बने होते हैं, डीएनए मॉलिक्यूल और प्रोटीन के बने होते हैं। जब विभाजन नहीं होना रहता है तो ये डीएनए क्रोमैटिन पदार्थ के रूप में उपस्थित होते हैं। क्रोमैटिन पदार्थ के रूप में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ कि नहीं। ठीक है। केंद्रक के बारे में ये चीज सारा चीज पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं। केंद्रक होता है, केंद्रक सारा चीज को कंट्रोल करता है, हर चीज व्यवस्था वही देखता है, कौन कोशिकांग कैसे काम कर रहा है, क्या काम करना है, बाह्य पर्यावरण से क्या लेना है, सब चीज को कंट्रोल यही केंद्रक ही करता है। केंद्रक के चारों तरफ दो परत झिल्लीदार होता है, झिल्ली होता है जिसमें बहुत सारे छिद्र होते हैं, जिससे क्या होता है केंद्रक के अंदर और बाहर कोशिका द्रव्य का मूवमेंट होता है। कोशिका द्रव्य कल पढ़ाएंगे, हम टेंशन नहीं लेना है। ठीक है। कोशिका द्रव्य को अच्छे से समझाएंगे, समझे। और इस केंद्रक में क्या होता है, क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम में क्या होता है, डीएनए मॉलिक्यूल और प्रोटीन होते हैं। और यही डीएनए मॉलिक्यूल जो होते हैं माता पिता से बच्चा में, संतति में ट्रांसफर होता है, जिसके कारण माता पिता का अनुवांशिक गुण बच्चों में जाता है। इस डीएनए में जीन होता है। डीएनए में क्या होता है, जीन। तो कहीं जीन भी दिया है तब भी मानो तो सही है, जीन का भी ट्रांसफर होता है। ठीक है। या डीएनए मॉलिक्यूल का भी कह सकते हो कि ट्रांसफर होता है। ठीक है। जब कोशिका विभाजन होने वाला रहता है तो ये क्रोमोसोम कैसा रहता है, एकदम छड़ के रूप में, एकदम ऐसे टाइट रहता है। ठीक है। और जब कोशिका विभाजन नहीं होने रहता है तो ये डीएनए जो है क्रोमैटिन पदार्थ के रूप में रहता है। क्रोमैटिन पदार्थ एकदम रेशे जैसा चारों तरफ बिखरा हुआ रहेगा। और जैसे ही विभाजन होने वाला रहेगा ना तो सब इकट्ठा हो जाएगा
और विभाजित हो जाएगा। आया क्लियर समझ में? तो इसके आगे आज तक इतना ही, आज इतना ही आप रिवाइज करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। इसके आगे मैं कल और आगे एक्सप्लेन करूंगा। जितने भी तरह के कोशिकांग है, हम हर कोशिकांग को एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। आज कोशिका भित्ति और केंद्रक को एक्सप्लेन किए, केंद्रक में और भी कुछ कल होगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ये सारा चीज जानते हो किसमें होता है? यूकैरियोटिक में। जैसे देखो, कोशिका जो होता है दो तरह का होता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में कोशिका वाला क्षेत्र स्पष्ट रूप से दिखता है, सॉरी, केंद्रक वाला जो क्षेत्र है, केंद्रक जो कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, वो स्पष्ट रूप से नहीं दिखता है, मतलब नहीं के बराबर ही होता है, समझे? उसको कल बताऊंगा। ये सारा जो चीज है वो यूकैरियोटिक में होता है। यूकैरियोटिक हम लोग में पाया जाता है, कोई भी जीव में, जैसे एक कोशिकीय जीव में भी यूकैरियोटिक होता है, ऐसा नहीं है। जो कोशिका जो होता है एकदम, मतलब क्या कहें उसको, जैसे मतलब अभी जन्मजात है, उसमें सब चीज डेवलप नहीं हुआ है, बहुत सारे कोशिका उसमें उपस्थित नहीं रहते हैं, उसको प्रोकैरियोटिक कहते हैं। और यूकैरियोटिक जिसमें सारे अंग, कोशिकांग के सारे अंग उपस्थित हो गए हैं, सारे क्या जितना भी जरूरी है सब चीज आ गए हैं, उसको यूकैरियोटिक कहते हैं। ठीक है, तो ये जो अभी जो जितना बता रहे हैं वो यूकैरियोटिक बता रहे हैं। कल बताएंगे प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, केंद्रक होता है कि नहीं होता है, कैसे होता है, इसको कल बताएंगे। ये यूकैरियोटिक में केंद्रक होता है, समझे? यूकैरियोटिक में केंद्रक होता है, प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होता। इसको कल हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। यदि यहां तक कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपका फर्ज है कि शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, समझने की कोशिश करें। जय हिंद, जय भारत।